फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हमने बताया था निम्न सदन, ये एक प्रकार का अस्थायी सदन होता है। उसकी सदस्य संख्या, उसका कार्यकाल, उसके पदाधिकारी और है ना, ये सब हमने कल पढ़ा था। अब आज हम पढ़ते हैं कि जो लोकसभा के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका निर्वाचन हमने पढ़ा। तो उस अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जिस तरीके से क्लास में मॉनिटर होता है ना, वो आपकी क्लास को लीड करता है। क्लास में यदि कोई प्रॉब्लम है, क्लास में यदि बच्चे को किसी टीचर से कुछ बोलना है तो उसके मीडिएटर से ही, उसके थ्रू जाके बात करते हैं ना, उसी तरीके से लोकसभा में भी इस लोकसभा अध्यक्ष के पास में कुछ विशेष कार्य होते हैं और कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। देखो, पहला है, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। जैसे मॉनिटर करता है ना क्लास में शांति व्यवस्था और अनुशासन, यदि टीचर नहीं आ रहा है तो। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता से परामर्श, विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है, विशेषता है, वो यही है कि जो एकमात्र विधेयक ये धन विधेयक, वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। बाकी जितने भी विधेयक हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी समीक्षा कौन करता है? ये करता है लोकसभा सदन। ठीक है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति, तीनों मिलके आ गए। इन दो, लोकसभा के बीच में राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है वो किसके थ्रू होता है? लोकसभा अध्यक्ष के थ्रू होता है। तो आइए एक बार हम आपको मैं अंडरलाइन करके बता देती हूँ, कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का काम होता है उसका। और लोकसभा के समस्त कार्यक्रम कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। वह कुछ समितियों का सभापति भी होता है। अध्यक्ष का कार्य क्या है? निर्णय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। और संसद व राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा की रचना और संगठन। संसद का दूसरा सदन, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। अब देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है, लेकिन फिर भी अपना महत्व और उपयोगिता रखता है ये सदन। इसकी सदस्य संख्या पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये कितनी है? 245। और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहाँ पे अधिक सदस्य थे, 552 पड़े, लेकिन वहाँ पे केवल 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन रहा था। और यहाँ पे जहाँ 250 की संख्या है, वहाँ पे 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। अब देखिए, ये जो 12 सदस्य है वो किस प्रकार के या किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। राज्य विधानमंडलों के द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कितने?
233 सदस्य। अब ये 233 और 12 को जोड़िए, कितने होते हैं? 245। अब इस टाइम पे कितने? 245। तो 233 तो किससे होंगे? राज्य विधानमंडल से। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसकी जो सदस्य संख्या कितनी हुई? अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 सदस्य राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हमने पढ़ा था, कैसे हुआ था? वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता कुल करती है ना, प्रत्यक्ष। अब इसमें लेकिन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ नोट डाउन कीजिएगा, विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। और वहाँ पे कौन कर रहा था? वयस्क मतदाता कर रहा था। और यहाँ पे कौन कर रहे हैं? राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं हम इसके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। दोनों में वही सेम योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें 25 वर्ष आयु थी न्यूनतम और इसमें 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। एक ही अंतर पाया जाता है केवल आयु का। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीनों जो योग्यताएं वो सेम है, केवल एक ही यहाँ 25 वर्ष होती है और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं हम इसके कार्यकाल की। इसका जो कार्यकाल होता है, देखो ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा जहाँ पे स्थान, उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सहमति होने पर या उसकी परामर्श दिए जाने पर, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए और इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो कितना माना जाता है? 6 वर्ष का माना जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी कौन थे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ पे कौन है? राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला सभापति और दूसरा उपसभापति। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब उसका जो लीडर होता है ना राज्यसभा का, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, कार्यकाल कितना होता है उसका? 5 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर लेती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है कि जो राज्यसभा का सभापति है उसका कार्यकाल कितना होता है और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है। जल्दीबाजी में दोनों का 5 वर्ष मत कर दीजिएगा, क्योंकि सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन इसके सदस्यों में से चुना जा रहा है कौन? उपसभापति। और सदस्यों का कार्यकाल कितना बताया हमने ऊपर, अभी कितना पढ़ा? 6 वर्ष। इसीलिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है और सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब हम पढ़ते हैं संसद के कार्य और शक्तियाँ। संसद, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी विधायी शक्तियाँ। संसद मैंने आपको समझाई दिया कि संसद किनको मिलाकर बोलते हैं हम? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम पढ़ते हैं इसकी विधायी शक्तियाँ। संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। सबसे प्रमुख कार्य क्या है इसका? कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और 3 सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो जो केंद्र सूची है मतलब संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद या राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों पर पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमने पढ़ी। ठीक है, तो केंद्र सूची का मतलब होता है संघ सूची। तो केंद्रीय सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। और समवर्ती सूची पे दोनों ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। लेकिन किसी विषय को लेकर यदि दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है तो जो फैसले स्वीकार किए जाएंगे, निर्णय जो स्वीकार किए जाएंगे वो किसके होंगे? केंद्र सरकार के होंगे। इसीलिए स्थिति किसकी शक्तिशाली हुई? केंद्र सरकार की हुई, संघ की हुई। ठीक है, संसद के द्वारा अपशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए ये अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट का मतलब बोलते हैं ना बचा कुचा, जो भी अपशिष्ट। ठीक है, तो इन तीनों सूचियों में जो विषय समाहित किए गए, बाकी इन तीनों के अलावा कुछ बच जाते हैं ना विषय, उन विषयों को हम किस में डाल देते हैं? अपशिष्ट सूची में डाल देते हैं। और इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, संसद का है। अब इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो संसद की शक्ति है, विधायी शक्ति, आप यहाँ से कीजिए, संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल का है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगे। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 7th वो बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु यदि दोनों के निर्मित कानूनों में विरोध हो तो किसका कानून मान्य होगा? संसद का। और अपशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, अब संविधान में संशोधन की शक्ति देखिए। संविधान जो कि तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया था कि 1900 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या कंडीशन थी, लेकिन समाज चूँकि परिवर्तनशील है और हमेशा एक ही तरह के कानूनों के साथ में चलना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होता है। और इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? संशोधन करना। कि एक तो होता है पूरी तरीके से बदल जाना, एक होता है कि पुरानी चीज़ों को रखते हुए भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ संशोधन कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, हमारे संविधान में भी एक विशेषता ये है कि ये लचीलेपन, न तो ज़्यादा लचीला है और न ही कठोर है। इसमें जो बदलाव है वो तत्कालीन परिस्थितियाँ या जो भी समय के हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए दोनों सदन की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। अब पता है कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें आते हैं। यदि राज्यसभा संशोधन की सहमति दे और लोकसभा संशोधन की सहमति ना दे, या उल्टा कर लो, लोकसभा सहमति दे रहा है और राज्यसभा सहमति नहीं दे रहा, तो क्या संविधान में संशोधन होगा? नहीं होगा। संशोधन करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति अति आवश्यक है। इन दोनों की स्वीकृति के बिना कभी भी संशोधन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति क्या हो गई? संशोधन। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। राज्य सरकार इसमें कोई भागीदारी नहीं अपनाती है, राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषदें इसमें कोई योगदान नहीं है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। संविधान के अधिकांश भाग में अकेले संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं इसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखिए, संशोधन 3 तरीके से होता है। संशोधन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। एक तो होता है कि संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा होता है संसद के साधारण बहुमत प्लस जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से होता है, और तीसरा जो होता है वो इन दोनों को मिला के इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं कि राज्य कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होता है। तो इसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है। संविधान के अधिकांश भाग में अकेले संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों के 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाता है। ठीक है। 3 तरीके का होता है, साधारण बहुमत से, दूसरा होता है दोनों सदनों के बहुमत से, और जो उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तीसरा जो होता है फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के कि तीसरा जो आधे राज्य है ना, आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से। ये संशोधन हो गया। अब जो नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।